हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम सब अपने आसपास कई तरह के मैकेनिज्म्स और मशीन से घिरे हुए हैं। कलाई में पहनने वाली वॉच से लेकर वॉशिंग मशीन तक, कोई सिलाई मशीन से लेकर किसी कार या किसी बाइक तक, हर जगह मशीन और मैकेनिज्म हमारे आसपास फैले हुए हैं। तो ये वीडियो आप लोग आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैकेनिज्म्स के बारे में बेसिक बताऊंगा, और अगर आप समझ गए तो आप किसी भी मशीन में जो मैकेनिज्म है आप इमेजिन करके बता सकते हैं कि वो मैकेनिज्म आखिर कैसे काम कर रहा है। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर एक मैकेनिज्म होता क्या है। अगर दो या दो से अधिक बॉडीज को असेंबल किया जाए इस तरीके से कि अगर हम एक बॉडी का मोशन करें तो हमें हमें ये पहले ही पता रहे कि दूसरी बॉडी किस तरह मोशन करेगी, और यही असेंबली मैकेनिज्म कहलाती है। और एक मशीन भी एक मैकेनिज्म है। यह बहुत सारे मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है जो कि हमें मोशन प्रोवाइड करता है जैसा हमें चाहिए। और मशीन इसके साथ साथ जो उसके पास अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी है इसे ट्रांसमिट करती है और इसे कन्वर्ट करती है यूजफुल वर्क में। तो अलग अलग मैकेनिज्म्स के बारे में जानने के पहले 4 बार मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में बात करने के पहले हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ कि मोशंस किस प्रकार के होते हैं, मोशन कितने प्रकार के होते हैं किसी मैकेनिज्म में। पहला होता है कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन में जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। भले फोर्स कहीं भी लगे, किसी भी डायरेक्शन में लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बॉडी जो है सिर्फ वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन के अंदर। और अगर किसी एलिमेंट या किसी पेयर में अगर मोशन हो रहा होगा, वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन वो कंस्ट्रेन्ड है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में हो रहा है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही मोशन हो रहा है, तो उस मोशन को हम बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। जो पिस्टन रहता है सिलेंडर के अंदर किसी इंटरनल कंबशन इंजन में, वो एक सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन के बेस में ही वर्क करता है। और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन का मतलब वही कि अगर कोई बॉडी या कोई एलिमेंट फोर्स लगाने पर मूव करे, मोशन हो, लेकिन वो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, उसमें हमारा कोई कंट्रोल ना हो, उसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट कंस्ट्रेन्ड मोशन। अगर कोई राउंड बियरिंग में अगर कोई सिलेंड्रिकल शाफ्ट है तो उसमें जो मोशन होगा वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन होगा। अब हम पेयर की बात कर लेते हैं, काइनामेटिक पेयर की बात कर लेते हैं। अगर दो एलिमेंट्स या दो बॉडी एक दूसरे से जुड़े हैं किसी जॉइंट्स के थ्रू, तो वो एक पेयर कहलाता है। तो ये पेयरिंग भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है किन्हीं दो बॉडीज में, और यह पेयरिंग भी किसी दो अलग अलग मशीन या किसी दो अलग अलग मैकेनिज्म में अलग अलग हो सकती है। तो कितने प्रकार की काइनेमेटिक पेयरिंग होती है हम इस बारे में बात करते हैं। पहला होता है स्लाइडिंग पेयर। अगर किन्हीं दो लिंक में स्लाइडिंग मोशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दोनों में से कोई एक लिंक दूसरे लिंक की रिस्पेक्ट में अगर स्लाइड होती है, तो उस केस में हम इसे स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। पिस्टन का जो मोशन होता है सिलेंडर के अंदर वो स्लाइडिंग मोशन है। दूसरा है टर्निंग पेयर। एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट अगर टर्न होती है, रोटेट होती है, तो उस पेयर को हम कहते हैं टर्निंग पेयर या रिवॉल्विंग पेयर। इसका एग्जांपल है, अगर कोई सर्कुलर शाफ्ट किसी बियरिंग के अंदर रोटेट हो रहा है तो उसे हम टर्निंग पेयर कहेंगे। और होता है रोलिंग पेयर, जिसमें एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में रोल करती है, एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर रोल करती है, तो उस पेयरिंग को हम रोलर पेयर कहते हैं। अगर कोई व्हील अगर फ्लैट सरफेस में चल रहा है तो वो रोलिंग पेयर होगा। बॉल एंड रोलर बियरिंग्स में रोलिंग पेयर होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम सिंपल मैकेनिज्म्स के बारे में। हर वो मैकेनिज्म जिसमें 4 लिंक रहती है वह एक सिंपल मैकेनिज्म कहलाता है, और अगर किसी भी मैकेनिज्म में 4 से ज्यादा लिंक रही तो वह मैकेनिज्म कंपाउंड मैकेनिज्म कहलाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल मैकेनिज्म्स की बात करेंगे और उन मशीन्स की बात करेंगे जो इन सिंपल मैकेनिज्म्स में चलती है। तो जैसा मैंने बताया कि सिंपल मैकेनिज्म्स में 4 लिंक रहेंगी। मान लीजिए जो सबसे छोटी लिंक है उसे हम एस लिंक बोलते हैं, जो सबसे बड़ी लिंक है वो लॉन्गेस्ट लिंक है, वो एल लिंक है, जो ना छोटी है ना जो बड़ी है जो बीच में है वो है, उस लिंक का नाम दे देते हैं हम पी लिंक, और दूसरे लिंक का नाम दे देते हैं क्यू लिंक। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसका नाम है ग्रेशॉफ लॉ। ग्रेशॉफ लॉ हमें ये बोलता है कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है और जो लॉन्गेस्ट लिंक है उनकी लेंथ हमेशा कम रहनी चाहिए एडजेसेंट टू लिंक से। यानी कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है और लॉन्गेस्ट लिंक है उन दोनों की लेंथ को जब आप ऐड करेंगे तो जो बाकी जो एडजेसेंट टू लिंक है, अगर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ एडजेसेंट टू लिंक की लेंथ से कम आती है तो यह सिंपल मैकेनिज्म ग्रेशॉफ लॉ को फॉलो करता है। ग्रेशॉफ लॉ का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर कोई मैकेनिज्म ग्रेशॉफ लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो मैकेनिज्म का आप कितना भी इन्वर्जन कर ले वो सिर्फ आपको रॉकर मैकेनिज्म ही देगा।
आगे देखेंगे तो आपको ये बात जो मैं बोला हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मेन मुद्दे की बात है कि शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ हमेशा कम होना चाहिए एडजेसेंट टू लिंक से, अगर किसी भी मैकेनिज्म को ग्रेशॉफ लॉ को फॉलो करना है तो। और अगर कोई मैकेनिज्म ग्रेशॉफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ ज्यादा रहेगा एडजेसेंट टू लिंक के लेंथ से। अगर इसमें कोई एक लिंक अगर कंप्लीटली रोटेट करेगी तो वो कहलाएगी क्रैंक, अगर इसमें कोई एक लिंक अगर ऑसिलेट करेगी तो वो कहलाएगी रॉकर। अगर दोनों लिंक रोटेट होंगी तो ये मैकेनिज्म कहलाएगा क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, और अगर दोनों लिंक सिर्फ ऑसिलेट होंगी तो ये मैकेनिज्म कहलाएगा रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। तो ग्रेशॉफ लॉ का फायदा यहीं पे है कि आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म यूजफुल है आपके लिए, जिसका इन्वर्जन करने पर आपको कोई मशीन या कोई यूजफुल वर्क मिलेगा। और अगर कोई मैकेनिज्म ग्रेशॉफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो इतना भी आप उसमें इन्वर्जन कर लीजिए, वो सिर्फ आपको रॉकर रॉकर मैकेनिज्म ही देगा। अब आपको रियल वर्ल्ड में मिलने वाले मैकेनिज्म्स के बारे में बताता हूँ। ये जो 4 बार मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, ये 4 बार ये 4 लिंक वाले मैकेनिज्म से भी हमारे आसपास बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे फैले हुए हैं जो ये 4 बार 4 लिंक मैकेनिज्म के ऊपर ही काम करते हैं। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक लिंक सबसे छोटी है, एक लिंक बहुत बड़ी है और 2 एडजेसेंट लिंक है P और Q, एक है S और एक है L। तो जब इस मैकेनिज्म में सबसे छोटी लिंक शॉर्टेस्ट लिंक को अगर आप फिक्स कर दें, यानी कि उसको कंस्ट्रेन कर दें, अगर शॉर्टेस्ट लिंक में अगर कोई मोशन ना हो उसे पूरी तरह से बांध दें आप, और उसके बाद आप अगर इस मैकेनिज्म में मोशन प्रोवाइड करेंगे तो आपको डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। डबल क्रैंक मैकेनिज्म जो ऑटोमोबाइल में कपलिंग होती है वहां यूज होता है। और अगर सबसे लंबी लिंक को फिक्स कर दिया जाए, यानी कि लॉन्गेस्ट लिंक को अगर फिक्स कर दिया जाए और उसके बाद इस 4 बार मैकेनिज्म में अगर आप मोशन देते हैं तो आपको रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, यानी कि अब सब लिंक सिर्फ ऑसिलेट करेंगी, कोई भी लिंक रोटेट नहीं करेगी। वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म जो है वो यही रॉकर रॉकर मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। उसमें भी 4 बार मैकेनिज्म की लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करके ये मैकेनिज्म वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म तैयार किया गया है। और अगर आप ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट को छोड़ के किसी और लिंक को फिक्स करते हैं तो आपको सिंपल एक क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बहुत बेसिक मैकेनिज्म है। तो ग्रेशॉफ लॉ यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ अगर एडजेसेंट लिंक से ज्यादा हुआ तो वहां ये कोई इन्वर्जन काम नहीं करेगा। आप कितना भी कोई भी लिंक फिक्स कर लीजिए, उस केस में सिर्फ रॉकर रॉकर मैकेनिज्म ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रेशॉफ लॉ अगर कोई 4 बार मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यानी कि उसकी शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ कम रहेगा एडजेसेंट 2 लिंक्स से, तो अगर आप उसमें अलग अलग लिंक्स फिक्स करेंगे तो ऐसे आपको अलग अलग मैकेनिज्म्स उसमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बहुत जो पॉपुलर है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में बेसिकली 2 रोटरी जॉइंट रहते हैं और एक स्लाइडिंग जॉइंट रहता है। मेरे बगल में आप एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देख सकते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही लगा रहता है। तो आखिर ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे आप इसकी अलग अलग लिंक को फिक्स करके कैसे आप अलग अलग दूसरे मैकेनिज्म्स बना सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अगर आप इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बेस को फिक्स कर देंगे, यानी कि आप अगर लिंक 1 को फिक्स कर देंगे तो आपको बेसिक एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन, एक कंप्रेसर या फिर एक इंटरनल कंबशन इंजन देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के क्रैंक को फिक्स करते हैं तो आपको एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिसका नाम है विट्वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बेसिकली नाम से जैसे समझ में आता है, इसमें रिटर्न स्ट्रोक तेज रहता है फॉरवर्ड स्ट्रोक की अपेक्षा। यानी कि कोई भी मैकेनिज्म जिसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा है और रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है, तो अगर रिटर्न स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक से तेज होगा तो वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहलाएगा। यानी कि एक विट्वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में फॉरवर्ड स्ट्रोक से डबल तेजी से रिटर्न स्ट्रोक हो जाता है। आप सिलाई मशीन में देखे होंगे, जब सुई नीचे जाती है तो धीरे जाती है, लेकिन जब ऊपर आती है तो बहुत तेजी से आ जाती है। वह भी एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। प्लॉटर, स्लॉटर मशीन से सब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के ऊपर ही काम करते हैं। अगर आप किसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के क्रैंक को अगर आप फिक्स कर देंगे तो आपको एक विट्वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के कनेक्टिंग रॉड को अगर आप फिक्स कर देंगे तो आपको क्रैंक एंड स्लॉटेड रिवर्स क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखने को मिलेगा।
या फिर आप किसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अगर आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे तो आपको ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा। अब चौथा इन्वर्जन है इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, वो है अगर आप इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के स्लाइडर को फिक्स कर देंगे तो आपको एक हैंड पंप या फिर आपको एक बुल इंजन मिल जाएगा। अब आप मेरे बगल में जो मैकेनिज्म देख सकते हैं ये एक डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में बेसिकली 2 रोटरी जॉइंट रहते हैं और 2 स्लाइडिंग जॉइंट्स रहते हैं। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एक क्रैंक रहता है और 2 ठो पिस्टन रहते हैं। अगर आप डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के सिलेंडर को फिक्स कर देंगे दोनों पिस्टन के, यानी कि अगर आप लिंक 1 को फिक्स कर देंगे तो आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रिकल ट्रेमर। अगर आप किसी डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के दोनों में से कोई एक स्लाइडर को फिक्स कर देंगे तो आपको मिलेगा एक स्कॉच योक मैकेनिज्म। और अगर आप ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो कनेक्टिंग रॉड दोनों पिस्टन को जुड़ी हुई है यानी लिंक नंबर 3 को अगर आप फिक्स्ड कर देंगे तो आपको मिलेगी एक ओल्डहैम कपलिंग। बहुत ही फेमस कपलिंग है ये। अब हम आखिरी में मैकेनिकल एडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। किसी भी मैकेनिज्म का मैकेनिकल एडवांटेज आपको बताता है कि आउटपुट में वो मैकेनिज्म आपको कितना फोर्स दे रहा है या कितना टॉर्क दे रहा है, बदले में आप उसको इनपुट में कितना फोर्स या कितना टॉर्क दे रहे हैं। जब भी कोई मैकेनिज्म टोगल पोजीशन में आता है, यानी टोगल पोजीशन में सिर्फ 2 ही मैकेनिज्म आ सकता है, 4 बार मैकेनिज्म आ सकता है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आ सकता है। टोगल पोजीशन मतलब कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और हर लिंक का एक ही लाइन में होना कहलाता है टोगल पोजीशन। अगर 4 बार मैकेनिज्म के सब लिंक एक ही लाइन में रहे या फिर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के हर लिंक एक ही लाइन में रहे, यानी इस पोजीशन को हम बोलेंगे टोगल पोजीशन। और टॉगल पोजीशन में मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी रहती है। ये बहुत जरूरी बात है जानने के लिए। तो आज हम लोगों ने बात की जो बेसिक मैकेनिज्म्स हमारे आसपास दिखते हैं उनके बारे में, और वो मैकेनिज्म्स आखिर बनते कैसे हैं, कैसे किसी मैकेनिज्म का इन्वर्जन करके कोई नया मैकेनिज्म बनाया जाता है। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।